नमस्कार दोस्तों। एडीओ 2024 की जो परीक्षा होनी है उसकी जो तैयारी आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और इसी संबंध में हम लोग जो है वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं गुरुकुल एकेडमी ऐप पर। गुरुकुल एकेडमी ऐप में ये जो परीक्षा होने वाली है एडीओ का सारा सिलेबस कवर कराया जा रहा है, जिसमें आपको सभी विषयों के वीडियो क्लासेस मिलेंगे। वीडियो क्लासेस जो है वो कितने डेप्थ के साथ पढ़ाया जा रहा है आप कंटेंट देखकर समझ जाएंगे। आपको कहीं नहीं ऐसा कंटेंट मिलने वाला है, ठीक है। इसके अलावा सभी विषयों के पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलेंगे। इसके अलावा इसमें टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी। 10 टेस्ट सीरीज कम से कम फ्री हम लोग इसमें देंगे। और फीस बहुत ही न्यूनतम फीस है दोस्तों, ओनली 1000 रुपये में ये आपको मिल जाएगा तीनों चीज़ें। ये पीडीएफ नोट जो है वो आप कॉपी करा सकते हैं, कॉपी करा के जो है वो आप डाउनलोड करके कॉपी करा के पढ़ सकते हैं, ठीक है। सारी सुविधा आपको दी जा रही है और बहुत ही गहराई के साथ ऑथेंटिकेशन के साथ जो है वो चीज़ें कंप्लीट करवाई जा रही है। यदि आपको डेमो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों एडीओ का पूरा डेमो क्लास है। सभी विषयों के 20 से अधिक जो है वो वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो आप डेमो देख लीजिए। और यदि आपको लगता है कि यहाँ से तैयारी करके हम जो है वो अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, इस नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं, तो ज़रूर हमारे साथ जुड़िए। और ये नीचे जो हमारा नंबर दिया गया है दोस्तों 91119111949522 पर जो है वो संपर्क कर सकते हैं यदि किसी भी प्रकार का कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ पूछना हो तो। यदि आप तैयारी करना चाहते हैं ये सही समय है, क्योंकि इसके बाद जो है वो समय आपको नहीं मिलने वाला है तैयारी करने का, ठीक है। ऑलमोस्ट सिलेबस जो है वो कवर करने का सिर्फ नोटिफिकेशन के बाद 40 से 45 दिन टाइम रहेगा और उस बीच में ये नहीं हो पाता है, तो जल्दी कीजिए। बहुत ही न्यूनतम फीस है और आप कोई भी जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे टेलीग्राम लिंक है, नीचे एप्लीकेशन लिंक है, वो ज्वाइन करके रखिए क्योंकि बहुत सारा पीडीएफ हम उसमें फ्री में अवेलेबल करवाएंगे। इसके अलावा व्हाट्सअप ग्रुप है, अगर व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों क्लास कंटिन्यू करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी में। दोस्तों हम लोग एकीकृत जल प्रबंधन कार्यक्रम पर चर्चा कर रहे थे और आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, ये जो कंटेंट है वो निकालने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है ना। आप जो निकालने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा और ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, है ना। तो बहुत ज़्यादा मेहनत है और इस मेहनत को अप्रिशिएट कीजिए। अगर वीडियो क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने जो भी दोस्त हैं, जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके साथ, ठीक है। तो हम लोग वाटर शेड प्रबंधन पर डिस्कस कर रहे थे और ये वाटर शेड प्रबंधन में आज हम लोग जिन बातों पर चर्चा करेंगे वो मेनली है उसका इतिहास, जिसको हम जानते हैं एकीकृत जल प्रबंधन कार्यक्रम, उसके इतिहास के संबंध में चर्चा हम आज करेंगे। तो आज हमारा जो मुख्य बिंदु क्या क्या रहने वाले हैं पढ़ने का, तो हम इनमें से आज जो हम देखेंगे दोस्तों सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, जिसको DPAP के नाम से जानते हैं, ठीक। उसके बाद देखेंगे मरुस्थली विकास कार्यक्रम DDP और उसके बाद समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। और इन सभी कार्यक्रमों को मिलाकर ही एकीकृत जल प्रबंधन कार्यक्रम जो है वो प्रारंभ किया गया, क्योंकि इनमें सभी जो तीनों योजनाएं देखेंगे उन योजनाओं के विकास का आधार कहीं ना कहीं जाकर जल प्रबंधन वाटर शेड मैनेजमेंट ही बेस में रहता है। इसीलिए इनको जो है वो एकीकृत जल प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत जो है वो शामिल कर लिया गया, ठीक है। तो आज हम इन 3 योजनाओं पर जो है वो चर्चा करेंगे और उसके बाद एकीकृत जल प्रबंधन कार्यक्रम कब से स्टार्ट हुआ उस पर, ठीक। तो सबसे पहले देखिए, मैंने बताया कि इस प्रकार के प्रश्नों में दोस्तों फुल फॉर्म पूछे जाने की भी बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तो याद रखेंगे सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम को DPAP कहा जाता है, ड्रॉन प्रॉन एरिया प्रोग्राम, ड्रॉन प्रॉन एरिया प्रोग्राम कहा जाता है, शॉर्ट में इसको DPAP बोलते हैं। दूसरा जो है वो मरुस्थल विकास कार्यक्रम, इसको मरु विकास कार्यक्रम के भी नाम से हम जानते हैं, DDP, शॉर्ट में इसको बोलते हैं हम DDP, डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक। नेक्स्ट है समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम,
IWDP, इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, शॉर्ट में IWDP कहा जाता है। ठीक, तो ये 3 कार्यक्रम है, इन तीनों कार्यक्रम के बेस पर ही एकीकृत जल प्रबंधन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, तीनों को सम्मिलित करके। तो चलिए पहला हम इन कार्यक्रमों को देख लेते हैं, क्योंकि हिस्ट्री से जो है वो इसके प्रश्न बने हुए हैं और इनको बहुत ढंग से आपको समझना पड़ेगा। ठीक, देखिए सबसे पहले हम बात करें सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम DPAP की, है ना, ड्रॉन प्रॉन एरिया प्रोग्राम की। देखिए दोस्तों, हम लोग जब एकीकृत जल प्रबंधन कार्यक्रम स्टार्ट किए थे तब हमने डिस्कस किया था। आज मैं थोड़ा सा और उसकी भूमिका स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब देश आज़ाद हुआ तो सबसे जो मेन समस्या थी वो थी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, है ना, गरीबी रेखा से बाहर कैसे उठे, गरीबी जो गांव में बसे लोग हैं, जो अंग्रेज़ों के शासनकाल की वजह से बहुत ही पिछड़े वर्ग के लोग थे, खाने पीने का भी अभाव था, तो उस सिचुएशन से बाहर कैसे निकला जाए, यही सबसे बड़ी समस्या थी देश में। ठीक है, तो इसके लिए शुरू से ही बहुत सारे जो है वो कार्यक्रम चलाए गए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, बहुत सारे कार्यक्रम आप लोगों ने देखा है। उसी में ही एक कार्यक्रम था एकीकृत जल प्रबंधन कार्यक्रम। लेकिन ये प्रारंभ होता है दोस्तों, इससे पहले 1970-71 की जो बात है, जब अकाल की स्थिति होती है या सूखा की स्थिति होती है, तो उससे निपटा कैसे जाए, क्या, क्योंकि देखिए जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद कई बार ऐसी सिचुएशन आए जहां पर कई सारे क्षेत्र जो है वो सूखा से ग्रसित थे, जहां पर जितनी वर्षा होनी चाहिए थी वर्षा हो नहीं पाई। तो ऐसे स्थिति में उससे निपटने के लिए हमारे पास कोई विशिष्ट संसाधन उपलब्ध नहीं था। हम पूरी तरह से जो उस समय खेत हुआ करता था दोस्तों, उस समय जो कृषि जो थी वो पूरी तरह डिपेंड थी वर्षा पे। वर्षा हुई तो अच्छी फसल होगा, वर्षा नहीं हुई तो कम फसल होगा। और उसी का ही एक भाग, इसको हम 2 रूपों में बहुत ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम क्या है, ठीक, इसके अंतर्गत देखिए कृषि पर निर्भर रहती थी हमारी उत्पादकता। और देखिए सबसे मेन बात था, गांव में जो कृषि है उसी से ही जो है वो लोगों का इनकम डिपेंड करता था अधिकतर। उस समय इतने ज़्यादा लोग जो हैं वो सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस की ओर या अनदर जो आय सृजन कार्यक्रम है उसकी ओर वो नहीं जाना चाहते थे, अपनी कृषि से ही वो आय करना चाहते थे। तो जो सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम था, हम देखें तो स्टार्टिंग में कृषि जो है वो वर्षा पर ही डिपेंड थी, है ना। तो वर्षा, अब ऐसे 2 एरिया आप समझ के रखेंगे, 2 एरिया, एक एरिया जो है जहाँ पर वर्षा होती है ठीक ठाक, है ना, यहाँ पर, और एक एरिया जहाँ पर वर्षा नहीं होती है। तो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर सूखा है ना, ऑलरेडी यहाँ पर क्या है दोस्तों, सूखा है। तो ऐसी स्थिति में क्या, अब यहाँ पर वाला जो सिचुएशन है जहाँ पर वर्षा होती है साल में एक बार वर्षा के सीजन में, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर एक ही बार फसल ली जा सकती है, ठीक है, एक ही बार फसल ली जा सकती है। दूसरा, ये पूरी तरह वर्षा पर डिपेंड था कि वर्षा हुई तो फसल होगा, और यदि वर्षा नहीं हुई तो फिर से सूखे की स्थिति, वह फसल नहीं होगा, है ना। और वैसे ही प्रॉब्लम यहाँ पर था कि यहाँ पर तो वर्षा होनी नहीं है, तो वहाँ पर फसल लेने की संभावना है ही नहीं। तो ऐसे में जो डिपेंड है वर्षा के ऊपर कि वर्षा होगी तब जो है वो कृषि होगी, आय होगा, तो इससे कैसे निपटा जाए। इस प्रकार का जो सूखा का सिचुएशन है कि वर्षा नहीं हुई तो सब परेशान हो गए, सूखे का सिचुएशन आ गया, तो इससे बाहर कैसे निकला जाए, इसके लिए क्या रणनीति अपनाई जाए, क्या एक सिद्धांत अपनाया जाए, कैसे किया जाए, तो उसी को ही लेकर एक कार्यक्रम जो है वो स्टार्ट किया गया, जिसको सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के नाम से हम जानते हैं। और ये प्रारंभ हुआ है 1973-74 में, ठीक है। इसी के बेस पर ही जो है वो पूरी तरह से जो हमारा ये कार्यक्रम है DPAP का, वो निर्भर करता है कि लोगों की आय कैसे बढ़ाई जाए। जो कृषि वाले क्षेत्र हैं जहाँ पर वर्षा हो रही है, और वो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वर्षा नहीं हो रही है, वहाँ पर उत्पादकता में वृद्धि कैसे की जाए। तो इसके लिए सबसे बढ़िया साधन था वाटर शेड पर आधारित कार्यक्रम जो है बनाना।
भाई यहाँ पर भी और यहाँ पर भी वाटर शेड हमने बहुत अच्छे से समझा हुआ है। अगर पिछली क्लास आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर देखिए, तभी जो है वो ये चीज़ें क्लियर होंगी। वाटर शेड प्रबंधन के माध्यम से ये जो वर्षा का जल है उनको व्यवस्थित तरीके से हम उपयोग कर सकते हैं। और वर्षा नहीं भी हुई है और वाटर शेड कार्यक्रम के तहत यहाँ पर और भी कई सारी चीज़ें जो है वो की जा सकती हैं। ठीक है, वाटर शेड कार्यक्रम के तहत जो है वो रोजगार सृजन उपलब्ध कराया जा सकता है, जैव विविधता जो है वो वहाँ पर बनाए, पारिस्थितिकी संतुलन वहाँ पर बहाल की जा सकती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है। अगर वाटर को हमने प्रबंधित कर लिया तो वर्षा नहीं भी हुई तो यहाँ पर कृषि की जा सकती है, या अधिक वर्षा हुई तो भी यहाँ पर एक सीजन में नहीं कई सीजन में कृषि की जा सकती है। इसके तहत बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए, ऐसे बीज डेवलप किए गए जिसको कम पानी की आवश्यकता होती है, ताकि सूखा जगह पर भी जो है वो क्या की जा सके, कृषि की जा सके। इसके अलावा यहाँ पर जो विशेष सूखा वाले क्षेत्र है वहाँ पर रहने वाले लोगों को वाटर शेड प्रबंधन में भागीदारी के माध्यम से उसके विकास पर जोर दिया गया। उनको पशुपालन पर, डेयरी उद्योग पर, मुर्गी पालन पर जोर दिया गया ताकि उनकी आय जो है वो वृद्धि की जा सके। तो ये सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत अनेक कार्यक्रम जो है वो अनेक जो क्या की जाए योजनाएं जो है वो लागू की गई, जैसे पशुपालन वगैरह है ना, उनको जो है वो समझाया गया। आय सृजन जो गतिविधियां गांव के लोग प्रारंभ करके अपनी आय को ये बढ़ा सकते हैं, एक स्थिर रख सकते हैं, ये जो है वो डिपेंड वर्षा पर नहीं रहना पड़ेगा। ठीक, तो ये था मेन जो है वो सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम। अब इसके अंतर्गत यदि हम बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है, ठीक, इसका उद्देश्य क्या है, तो देखिएगा इसका जो उद्देश्य है दोस्तों, पहला है यदि हम बात करें फसलों और पशुओं के उत्पादन और भूमि, जल और मानव संसाधनों की उत्पादकता पर सूखे के प्रतिकूल प्रभावों को कम करना। तो अभी हमने उसी संबंध में बात की और आपको समझाने का प्रयास किया कि फसलों और पशुधन के उत्पादन और भूमि, जल और मानव संसाधनों की उत्पादकता पर सूखे के प्रतिकूल प्रभाव को कम करना, यही मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। यदि सूखा है तो ऐसा नहीं है कि सूखा है तो सारी चीज़ें जो है वो कम हो जाए, है ना। पशुधन का विकास, जैसे पशुपालन पर, मुर्गी पालन पर जोर देना, है ना। वाटर शेड मैनेजमेंट के तहत भूमि की उर्वरकता, मृदा में नमी जो है वो बनाए रखना और कृषि करना। तो जो उसके प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था, पहले की वर्षा नहीं हुई तो उस क्षेत्र में कोई भी विकास नहीं होगा, तो उसके जो प्रतिकूल प्रभाव है उसको कम करना जो है वो इसका मुख्य उद्देश्य था, सूखे के प्रतिकूल प्रभावों को कम करना। ठीक है, नेक्स्ट देखें, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जल ग्रहण क्षेत्र पर निर्भर ग्राम समुदाय के लिए आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना। अभी मैंने बताया प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से जो जल ग्रहण क्षेत्र है, वाटर शेड एरिया है, पर निर्भर ग्राम समुदाय के लिए, ठीक है, रोजगार सृजन को बढ़ावा देना। मैंने बताया वाटर शेड का निर्माण जहाँ पर किया जाएगा वहाँ पर रोजगार उपलब्ध होगा, कृषि संबंधित रोजगार और अन्य रोजगार, ठीक है। वनस्पति पारिस्थितिकी संतुलन वहाँ पर बहाल रहेगा। तो इस प्रकार से रोजगार सृजन जो है वो उसको बढ़ावा देना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। और जाहिर सी बात है दोस्तों, उसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से यदि देखें तो कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी, वो एक के साथ कई फसल ले सकता है, इसके अलावा और भी कई सारे रोजगार कर सकता है। वाटर शेड के माध्यम से, वाटर प्रबंधन के माध्यम से बहुत सारे रोजगार जो हैं वो किए जा सकते हैं, वनों से जो है वो रोजगार किए जा सकते हैं। इसके अलावा जलाऊ लकड़ी वगैरह काटने का, है ना। इसके अलावा जो है वो पशुपालन, डेयरी उद्योग करके भी जो है वो अपना रोजगार प्राप्त कर सकता है। तो रोजगार सृजन को बढ़ावा देना भी इसका जो है वो मुख्य उद्देश्य था। इसके अलावा देखें, जल ग्रहण क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों जैसे भूमि, जल, वनस्पति आदि का इष्टतम प्रयोग करना, ठीक है। तो वाटर शेड क्षेत्र में भूमि, जल और वनस्पति, ठीक है, इन्हीं का ही जो संरक्षण किया जाता है, भूमि का संरक्षण किया जाता है जाकि मृदा ऊपर अपरदन ना हो, ठीक है, उसका उपजाऊपना बना रहे, जल स्तर मेंटेन रहे, जल का जो है संरक्षण किया जाता है, वनस्पतियों का, वन का संरक्षण किया जाता है और उनका इष्टतम मतलब सबसे अच्छा और सबसे उच्च रूप में उसका प्रयोग करना, इष्टतम प्रयोग करना,
ठीक है, ये भी इसका प्रमुख उद्देश्य था। और इसके पीछे कारण क्या, गरीबी उन्मूलन, जाहिर सी बात है इनका उपयोग करके गांव के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना, है ना। अब भाई मिट्टी अच्छी रहेगी तो कृषि अच्छा होगा, वनस्पति वन अच्छा रहेगा तो वहाँ से जो उत्पाद, वनोत्पाद से जो रोजगार मिलता है वो वहाँ से प्राप्त हो सकेगा। तो ऐसे ऐसे करके मेन जो मुद्दा यही है, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करते हुए जो गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन जी रहे हैं उन लोगों को गरीबी के उन्मूलन का कार्य करना, गरीबी रेखा से ऊपर उठाना, मेन मुद्दा तो यही है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। तो वनस्पति आदि का इष्टतम प्रयोग करना, इसके अलावा मानव व अन्य आर्थिक संसाधनों का विकास करना, अभी हमने इसको बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है ना। मानव और आर्थिक संसाधनों का विकास करना, मानव का विकास तो ऑलरेडी होगा ही, जब आय सृजन की जो गतिविधियां हैं वो बढ़ेंगी तो उनका विकास होगा, आर्थिक संसाधनों का विकास होगा। ठीक, इसके अलावा आय सृजन गतिविधि, देखिए फिर से वही है, आय सृजन गतिविधि का विकास होगा तभी मानव का विकास होगा, मानव संसाधन का विकास होगा, प्राकृतिक संसाधन का विकास होगा। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली को प्रोत्साहित करना, इससे पारिस्थितिकी तंत्र जो है उसके संतुलन को बनाए रखना, उसको बहाल करना भी इस कार्यक्रम का जो है वो मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि उसके बाद से, आज़ादी के बाद से हमने देखा है दोस्तों, भूमि जल वन का जो दोहन बर्बरतापूर्वक किया गया, और आज भी देखोगे वनों को काट काट कर जो है वो कोयले के लिए, अन्य खनिजों के लिए प्रकृति को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो बिगड़ती है, तो उसको बहाल करने के लिए प्रोत्साहित करना भी डीपीएपी कार्यक्रम का जो है वो मुख्य उद्देश्यों में शामिल है। ठीक है, तो ये था सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य। आगे बात करते हैं इसकी रणनीति के संबंध में। रणनीति क्या है इसकी, तो डीपीएपी का जो विकास है वो वाटर शेड आधार पर करना। अभी हमने बात की, पूरा का पूरा डिपेंड जो किसके आधार पर रहेगा, वाटर शेड मैनेजमेंट के आधार पर ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए वाटर शेड मैनेजमेंट इतना जब बड़ा प्रोग्राम था कि जब ये 3 प्रोग्राम लागू किया गया अलग अलग रूप में, है ना, मरुस्थली विकास कार्यक्रम, बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, तो उसके बाद इन सभी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या थी, वाटर शेड प्रबंधन। भाई मरुस्थल के प्रभाव, बढ़ते हुए मरुस्थलीय प्रभाव को अगर रोकना है तो भी वाटर शेड प्रबंधन काम आएगा, है ना। आगे हम पढ़ेंगे। और बंजर भूमि के विकास के लिए भी वाटर शेड प्रबंधन काम आएगा। इसीलिए आगे चलकर इन तीनों योजना को एकीकृत जल प्रबंधन कार्यक्रम के साथ क्या कर दिया गया, सम्मिलित कर दिया गया। ठीक है, तो वाटर शेड आधार पर इनका विकास करना रणनीति में। ठीक है, इसी रणनीति के साथ चलेंगे। और जल ग्रहण क्षेत्र 500 हेक्टेयर होना चाहिए। 500 हेक्टेयर तक के जल ग्रहण क्षेत्र को इस परियोजना के लिए मंजूरी दी जाएगी। ठीक है, तो लिमिटेशन है 500 हेक्टेयर तक के परियोजना को मंजूरी दी जाएगी, ध्यान रखेंगे। अवधि, तो इस कार्यक्रम के तहत उस क्षेत्र का विकास दोस्तों 4 से 5 वर्ष में करना। कितना, परियोजना के लिए कितना समय है, 4 से 5 वर्ष। कितने हेक्टेयर में होना चाहिए, 500 हेक्टेयर तक की परियोजनाओं को इसके लिए मंजूरी दी जाएगी। ठीक है, अवधि 4 से 5 वर्ष। कवरेज देखें तो पहले जब ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ तब 13 राज्य, 96 जिलों और 627 ब्लॉकों को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया था। 13 राज्य, 96 जिलों, 627 ब्लॉक। हालांकि इससे पूछे जाने की संभावना कम है। वर्तमान में देखिएगा, वर्तमान में 16 राज्य, 182 जिले और 972 ब्लॉक मतलब विकास खंड में ये परियोजना जो है वो संचालित है। कई जगह ये जो जिले हैं दोस्तों 182 को ये गवर्नमेंट की वेबसाइट में अलग जगह अलग अलग दी हुई है, तो किसी जगह 195 भी आपको देखने को मिल सकता है और 182 भी देखने को मिल सकता है, तो दोनों को ही आप याद रखेंगे। हम छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में जो डीपीएपी कार्यक्रम जो संचालित हो रहा था वो 9 जिले और 29 विकास खंडों में किया गया था। 9 जिले और 29 विकास खंडों में। ठीक है, अच्छा, किसी भी कार्यक्रम के लिए जो बहुत ज़्यादा जरूरी है वो है वित्त पोषण, है ना, धन।
धन कहाँ से आएगा? तो देखिए मार्च 1999 तक, मार्च 1999 तक केंद्र और राज्य का जो है इसमें 50-50% था, 50 बराबर भागीदारी थी, 50-50% की भागीदारी थी। लेकिन 1 अप्रैल 1999 से, क्योंकि ये केंद्र पोषित योजना थी, इसलिए केंद्र सरकार का 75% और राज्य सरकार का इसमें 25% जो है वो शामिल है। ठीक है, केंद्र सरकार का 75% और राज्य सरकार का 25% शामिल है। यहाँ पर हम बात करें तो 500 हेक्टेयर वाले क्षेत्र परियोजना को मंजूरी दी जाएगी। ठीक है, तो ये तो मैंने यहाँ बता दिया है। जो परियोजना का जो दायरा है, क्षेत्रफल है, वो कितना होना चाहिए? 500 हेक्टेयर तक होना चाहिए। तो उसको, उस परियोजना को जो है वो मंजूरी दी जाएगी, है ना। यहाँ पर 2000 से 2001 के दौरान व उसके बाद जो कार्यक्रम हैं, ठीक है, 2000 से 2001 के दौरान व उसके बाद जो कार्यक्रम हैं उसके लिए डीपीएपी के तहत प्रति हेक्टेयर 6,000 रुपये मानदंड निर्धारित किया गया है। कितना? 6,000 रुपये। जो 2000 से आगे जो कार्यक्रम लागू हुआ है उसके लिए। पहले ये कितना था दोस्तों? तो पहले ये 4,000 रुपये प्रति हेक्टेयर था। कितना? 4,000 रुपये प्रति हेक्टेयर। कब से लागू है? 6,000, 2000 से 2001 के दौरान, और उसके बाद के जितने भी जो इसके तहत संचालित कार्यक्रम हैं उसमें 6,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के दर से मानदंड दिया जाएगा डीपीएपी के तहत। ठीक है, तो ये है हमारा जो डीपीएपी कार्यक्रम था। ठीक है, इसके मन में हमने चर्चा की। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद डीडीपी और आईडब्ल्यूडीपी पर भी चर्चा करेंगे, मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम पर। ठीक है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं दूसरा जो है वो मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम डीडीपी, डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है? मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम क्या है? मरुस्थल से आप समझ रहे हैं, है ना, रेत ही रेत, आपको राजस्थान का वो मरुस्थलीय क्षेत्र याद आ रहा होगा, है ना। तो मरुस्थल विकास कार्यक्रम किस लिए लाया गया? भाई मरुस्थल में आप जानते हैं दोस्तों, मरुस्थलीय जो क्षेत्र है वहाँ पर कोई भी जो है वो रोजगार सृजन गतिविधियाँ नहीं हो सकती हैं, वहाँ पर कृषि नहीं हो सकती है, वहाँ पर कोई भी उद्योग स्थापित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सारे उद्योग के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो वो क्षेत्र जो है वो किसी काम का नहीं है। और दूसरा जो है, वहाँ पर रहने वाले लोगों को भी जो गरीबी रेखा से ऊपर उठा पाना, ताकि वे रोजगार प्राप्त कर पाएँ, अपनी आय प्राप्त कर पाएँ, जीविका उपार्जन बहुत ढंग से कर पाएँ, ऐसा कोई भी संभावना वहाँ पर नहीं रहती है। तो ऐसी स्थिति में, और दूसरा चीज़, इसके लागू करने के लिए एक और जो जरूरी रीज़न था कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र का लगातार फैलाव हो रहा है, लगातार जो बढ़ रहा है, उसके प्रभाव को कम करना, उसके फैलाव को कम करना। तो इसीलिए मरुस्थल विकास कार्यक्रम, जिसे मरु विकास कार्यक्रम या डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम कहा जाता है, वो लागू किया गया। किस लिए? कि मरुस्थल का जो बढ़ रहा दायरा है, उसका जो फैलाव है, उसको रोका जा सके। और इसके लिए सबसे जो जरूरी चीज़ थी वो क्या थी? वाटर सेट प्रबंधन। इसीलिए मैंने कहा कि इन सभी में वाटर सेट प्रबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसीलिए इन तीनों को ही मिलाकर जो है एकीकृत जल प्रबंधन कार्यक्रम के तहत सम्मिलित कर दिया गया। और चूंकि इन सभी का आधार वाटर सेट प्रबंधन है, इसीलिए इन सब का उद्देश्य भी 1-2 पॉइंट को छोड़कर बाकी सभी चीज़ें वही रहेगी। जैसे हम मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम की बात करें तो इसके उद्देश्य में सबसे जरूरी चीज़ है जो मरुस्थलीकरण हो रहा है उसको कम करना। ठीक है, जो मरुस्थलीकरण हो रहा है उसको कम करना, इसके अलावा बाकी चीज़ें सब सेम रहेगी। तो वाटर सेट प्रबंधन बहुत बड़ी जो है वो आवश्यकता थी। और वाटर सेट प्रबंधन के माध्यम से क्या किया गया दोस्तों? वहाँ पर क्या किया जा सकता है? भूमि जल में सुधार की जा सकती है, कृषि योग्य पानी पहुंचाकर कृषि योग्य भूमि बनाई जा सकती है, वहाँ पर वनस्पति पेड़ पौधे लगाकर जो है मरुस्थलीकरण को रोका जा सकता है। ठीक है, मरुस्थलीय प्रभाव को रोका जा सकता है। और इसके अलावा जो प्रतिकूल जलवायु के प्रभाव को भी कम किया जा सकता है। ठीक है, यही सारे इसके उद्देश्य में शामिल हैं। तो ये सब होगा कैसे?
वाटरशेड प्रबंधन के माध्यम से। अब इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद जो है वहाँ पर रहने वाले लोग हैं, इन सभी से उनको रोजगार मिलेगा, कृषि करेंगे, पशुपालन करेंगे, या जो भी उद्योग वगैरह छोटे मोटे लगाएंगे, है ना, उनके माध्यम से, वाटरशेड प्रबंधन के माध्यम से, वृक्षारोपण के माध्यम से, तो वो अपनी एक आय भी सुनिश्चित कर सकते हैं। तो इसीलिए जो कार्यक्रम लॉन्च किया गया, मरुस्थल विकास कार्यक्रम, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ये जो है वो राष्ट्रीय कृषि योजना की सिफारिश पर प्रारंभ किया गया था। ये किसकी सिफारिश पर? राष्ट्रीय कृषि योजना की सिफारिश पर जो है दोस्तों प्रारंभ किया गया था। कब? 1977-78 में, 1977-78 में राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिश पर इस योजना को प्रारंभ किया गया था। इसका जो मेन उद्देश्य है, उद्देश्य देखिए, प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों के प्रभाव को कम करना। जो प्रतिकूल जलवायु परिस्थिति उत्पन्न है मरुस्थलीय क्षेत्रों में, अत्यधिक गर्मी पड़ना, है ना, और गर्मी के कारण वहाँ पर वन्य जीव जंतु का जो है वो सरवाइव ना कर पाना, पेड़ पौधों का विकास नहीं होना, तो उसके प्रभाव को कम करना, ठीक है, ताकि वहाँ पर वनस्पतियों का विकास किया जा सके, पानी के माध्यम से कृषि योग्य भूमि बनाई जा सके, आदि आदि, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, प्रतिकूल जलवायु परिस्थिति के प्रभाव को कम करना। दूसरा हम देखें, पारिस्थितिकीय संतुलन को बहाल करना, ठीक। इसके लिए मैंने बताया था कि जहाँ भी वाटरशेड प्रबंधन स्थापित किया जाएगा, वहाँ पर पारिस्थितिकीय जो तंत्र है वो बहाल करने का प्रयास किया जाएगा। मतलब वन्य, पशु, जीव जंतु, वनस्पति, मानव, इन सभी का जो संसाधन है, जीने के लिए जो आवश्यकताएं हैं, जो चीज़ें हैं, जो जैव विविधता है, वो बहाल होती रहे, सभी को, सभी के लिए सभी चीज़ों की उपलब्धता वहाँ पर हो पाए। तो पारिस्थितिकीय तंत्र को बहाल करना भी इनका जो है वो मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा मरुस्थलीकरण को नियंत्रित करना। अब मरुस्थलीकरण को नियंत्रित करना मतलब जो मरुस्थलीकरण प्रभाव जो बढ़ रहा है, जो उसका वो निरंतर फैलते जा रहा है। क्यों? क्योंकि जलवायु जो परिवर्तन है उसके अनुसार ही है दोस्तों, जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तो उसका दायरा जो है वो फैलते जाएगा, है ना। तो मरुस्थलीकरण को कम करना, भूमि की उत्पादकता, जल, पशुधन, मानव संसाधनों में वृद्धि कर रोजगार में वृद्धि करना। इसके लिए मैंने बताया, भूमि की उपलब्धता बढ़ेगी, रोजगार उपलब्ध होगा, पशुधन, जल उपलब्ध होगा, पशुधन, पशुपालन, मानव संसाधन, है ना, लोग वहाँ पर रहेंगे, है ना, वो छोड़कर शहरों की ओर नहीं भगेंगे। मानव संसाधन में वृद्धि होगी तो वहाँ पर लोगों को रोजगार मिलेगा, तभी तो रुकेंगे। जब जीविकोपार्जन के लिए कोई साधन ही नहीं होगा तब कैसे रुकेंगे, है ना। तो इसके लिए जो है वो क्या करना, प्रयास करना, इसका जो है वो मुख्य उद्देश्य है, ताकि वहाँ पर रोजगार में वृद्धि की जा सके, वहाँ उस क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए रोजगार सृजन किया जा सके। तो ये मुख्य जो है वो क्या है, इसके मरुस्थली विकास कार्यक्रम के उद्देश्य है। मरुस्थल जो है वो दो प्रकार के आप देखोगे दोस्तों, एक राजस्थान वाला मरुस्थल जानते, हरियाणा, गुजरात। अब ये जैसे ही मैंने इसकी बात की आपके दिमाग में आ रहा होता गरम गरम तपता हुआ रेत, है ना, गरम गरम तपता हुआ रेत। तो ये गर्म शुष्क क्षेत्र है, गर्म मरुस्थलीय क्षेत्र कहते हैं इसको, ठीक है। और एक जो है वो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का जो मरुस्थल है, जिसको सर्द शुष्क क्षेत्र, सर्द मरुस्थलीय क्षेत्र कहते हैं। तो ये दो क्षेत्र, दो प्रकार के मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं। यदि बात करें इसके कवरेज की, तो ये जो है दोस्तों, ये 5 राज्य आप देख रहे हैं, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात 3 और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश 5। तो इन 5 राज्यों के 21 जिलों के 131 ब्लॉक मतलब विकास खंड में ये प्रारंभ किया गया था, ठीक है। 5 राज्यों के 21 जिलों के 131 विकास खंड में। 1995 और 96 में देखें तो ये 7 राज्यों के 40 जिलों के 235 ब्लॉक में जो है वो ये प्रारंभ किया गया। 7 राज्यों के 40 जिलों के 235 ब्लॉक में। तो 7 राज्य, पहले 5 थे, 2 और जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1995-96 में। कौन कौन से? तो पहला था आंध्र प्रदेश, पहला कौन था? आंध्र प्रदेश। दूसरा
कर्नाटक, दूसरा कर्नाटक, इन दोनों के 7 जिलों को जो है दोस्तों और जोड़ा गया। ठीक है, इन दोनों के 7 जिलों को जोड़ा गया और ये जो और राज्य हैं इनके भी जिलों को मिलाकर कुछ 40 जिले, 7 राज्य के कुल 40 जिलों के 235 ब्लॉक में इसको प्रारंभ किया गया था। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अब देखिए वित्त प्रबंधन जो बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक, तो मार्च 1999 तक, क्योंकि ये केंद्र की परियोजना थी, केंद्र की योजना थी, इसलिए केंद्र सरकार का इसमें 100% भागीदारी थी। 100% जो वित्त है वो कौन वहन करता था? केंद्र सरकार वहन करता था। ठीक है, इसके बाद 1 अप्रैल सन 1999 से देखें, 1 अप्रैल 1999 से केंद्र और राज्य की जो भागीदारी थी वो 75, केंद्र और राज्य की 25% थी। केंद्र सरकार की 75% और राज्य सरकार की 25% जो भागीदारी थी। मतलब इस योजना में जितना भी पैसा लग रहा था, मान लो 100 रुपया लग रहा है तो 75% केंद्र सरकार देगी, 25% जो है वो राज्य सरकार देगी। ठीक है, तो ये था दोस्तों मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम। मेरे ख्याल से ये भी आपका क्लियर है। इसके बाद हम लास्ट देखेंगे समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम IWDP। ठीक है, तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक, चलिए अब हम जो तीसरी योजना देखते हैं जिसको मिलाकर जो है वो IWMP इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है वो प्रारंभ किया गया और वो है समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, जिसको हम जानते हैं IWDP इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। अब देखिए समेकित बंजर भूमि से आप समझ ही रहे होंगे, अगर गांव क्षेत्र में रहते हैं तो ऐसे क्षेत्र जिसका कोई उपयोग नहीं है, जहां पर कोई भी कृषि कार्य नहीं किया जा सकता, ऐसे क्षेत्र को बंजर भूमि कहते हैं। ठीक है, तो इनके विकास के लिए जो कार्यक्रम चलाया गया उसे ही हम IWDP कहते हैं। बंजर भूमि दोस्तों, बंजर भूमि होने के कई सारे प्रभाव हैं। अगर हम इतिहास में जाकर देखें तो आज़ादी के बाद से ही जो जनसंख्या का दबाव पड़ा है भूमि पर, भूमि के संसाधनों पर, जैव विविधता पर। ठीक है, मानव की आवश्यकताएं, जनसंख्या ज़्यादा हुई तो उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने पीने की व्यवस्था के कारण जो है वो जैव विविधता पर, वनस्पति पर, पर्यावरण पर जो है वो दबाव पड़ा और इसी के चलते फिर मानव ने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, केमिकल का प्रयोग, कई सारे खाद का प्रयोग और कई सारी ऐसी चीज़ें की जिससे जो है वो भूमि उत्पादन योग्य नहीं रह गई। प्राचीन काल में जो एक अस्थायी कृषि भी इसका जो है वो बहुत बड़ा कारण था। ठीक है, एक स्थान पर कृषि करना फिर दूसरे स्थान पर करना, इसके अलावा बाढ़ आदि बहुत सारी चीज़ें थी जिसके तहत जो है वो मृदा की नमी, मृदा का जो उपजाऊपन है वो समाप्त हो जाता है और भूमि क्या हो जाती थी? बंजर हो जाती थी। तो इसके प्रभाव से निपटने के लिए दोस्तों समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया और ये भी डिपेंड था किस पर? वाटरशेड प्रोग्राम पर। ये भी टोटल जो डिपेंड था वो वाटरशेड प्रोग्राम पर ही डिपेंड था। ठीक, तो चलिए इसको देखते हैं। हमने जो बंजर भूमि देखी लेकिन इसकी परिभाषा जो है वो अलग दी गई है, देखते हैं क्या है। तो समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम IWDP इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके तहत जो है दोस्तों बंजर भूमि की जो परिभाषा है वो है योजना आयोग द्वारा 1987 में गठित तकनीकी टास्क फोर्स की रिपोर्ट के अनुसार ऐसी अक्रमित भूमि मतलब जिसका ह्रास हो रहा है, जिसके जो गुण हैं दोस्तों, उन गुण में क्या हो रहा है? ह्रास हो रहा है, कमी आ रही है। ठीक है, उसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो जिसके अक्रमित मतलब जिसका ह्रास हो रहा है, उसके सारे गुण, उपजाऊपन वगैरह, नमी वगैरह वो जो है वो कम हो रही है, जिसे सुसंगत प्रयासों से पुनः वनस्पति आच्छादन योग्य बनाया जा सकता है। ठीक है, जिसे प्रयासों से पुनः वनस्पति आच्छादन योग्य बनाया जा सकता है तथा उपयुक्त जल प्रबंधन
वह मृदा अभाव अथवा प्राकृतिक कारणों से जो ह्रासशील है वह भूमि बंजर भूमि कहलाएगी। जो उपयुक्त जल प्रबंधन, ठीक है, मृदा का अभाव अथवा प्राकृतिक कारणों से जो ह्रासशील है वह भूमि क्या कहलाएगी? बंजर भूमि कहलाएगी। ये बंजर भूमि की परिभाषा योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स के द्वारा दी गई है। तो इसे आप लोग जो है वो विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे, ठीक है, इसे विशेष तौर पर आप ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं दोस्तों इसके उद्देश्य। तो उद्देश्य से पहले हम ये देखें कि ये प्रोग्राम जो है वो प्रारंभ कब किया गया था। तो याद रखेंगे 1989-90 में ये जो है वो प्रोग्राम प्रारंभ हुआ था, ठीक है, 1989-90 में ये प्रोग्राम प्रारंभ हुआ था। उद्देश्य देखिए, तो पहला है भूमि की क्षमता, स्थल स्थिति तथा स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बंजर भूमि को वाटरशेड आधार पर विकसित करना, ठीक है। तो इसके संबंध में हमने बात की, सभी का जो उद्देश्य है वो एक ही समान होगा। सभी का जो उद्देश्य है वो क्या होगा? एक ही समान हो। इसमें भी देखिए भूमि की क्षमता, तो बंजर भूमि है उसकी क्षमता का आकलन कर, स्थल स्थिति, जो स्थल की स्थिति है, कहीं पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, उबड़ खाबड़ क्षेत्र नहीं है, पथरीला क्षेत्र नहीं है, तथा स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बंजर भूमि को वाटरशेड आधार पर विकसित करना, ठीक है। तो उस जगह को वाटरशेड प्रबंधन के आधार पर विकसित करना इसका मूल उद्देश्य है, ठीक है, ताकि बंजर भूमि को उपयोगी बनाया जा सके, उसमें नमी, उर्वरता, जल बनी रहे और उसके आधार पर वहाँ पर वनस्पतियों का विकास किया जा सके, वनों का विकास किया जा सके, कृषि योग्य भूमि बनाई जा सके। तो यही इसका जो है दोस्तों मुख्य उद्देश्य है। और इसमें इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि वहाँ पर जो व्यक्ति रहते हैं उनकी आवश्यकताओं के अनुसार, उनकी आवश्यकता क्या है उसके अनुसार। और ऐसी स्थिति में फिर जहाँ पर संभव ही नहीं है वहाँ पर, मैंने पहले भी बताया था, पशुपालन, मुर्गी पालन, डेयरी फार्म को जो है वो प्रोत्साहित किया जा सकता है, ताकि जो है वो उनकी कम लागत में जो है वो अच्छे लाभ कमा सके और वो अपने आय सृजन का कार्य कर सके, ठीक। दूसरा हम लोग देखें दोस्तों, तो वहाँ जो लोग रहते हैं, उस क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उसके सामाजिक आर्थिक विकास, ठीक है, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास या सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार, आर्थिक स्थिति सुधरेगी तो उसको सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा, ये भी लक्ष्य है। तीसरा हमने देखा पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करना, जल को सुरक्षित करना, भूमि को सुरक्षित करना, ठीक है। इसके अलावा वन और वनस्पतियों को सुरक्षित करना, और सुरक्षित करने के बाद क्या होगा, वहाँ पर की जो पारिस्थितिकीय तंत्र है वो बहाल होगी, ठीक है। तो पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करना और रोजगार सृजन हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है तीनों योजनाओं में। अब हम देखें दोस्तों इसका वित्त पोषण। यहाँ पर 31/3/2000 से पहले, ठीक है, 31/3/2000 से पहले 4000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से इसका जो है वो मानदंड दिया जाता था, ठीक है। 31/3/2000 से पहले कितना दिया जाता था? 4000 रुपये प्रति हेक्टेयर मानदंड दिया जाता था, जो पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता था। किसके द्वारा? पूर्णतः केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता था, ठीक है। लेकिन 1 अप्रैल 2000 के बाद, 1 अप्रैल 2000 के बाद 6000 रुपये प्रति हेक्टेयर दिया जाता है, ठीक है। 1 अप्रैल 2000 के बाद मानदंड के हिसाब से, जिसमें केंद्र सरकार 5500 और राज्य सरकार द्वारा इसमें 500 रुपये प्रति हेक्टेयर वहन करती है, ठीक है। तो समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम में केंद्र सरकार कितना? 5500 और राज्य सरकार 500 जो है वो वहन करती है। तो ये तीन जो प्रमुख योजनाएं थी, आपने देखा ये तीनों प्रमुख योजनाएं जो है वो डिपेंड किस पे है? वो डिपेंड है दोस्तों किस पर? वाटरशेड प्रोग्राम पर, वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम पर। तो इसीलिए जो है इसको क्या किया गया, 26 फरवरी 2009 को
सरकार ने क्या किया, इन तीनों प्रोग्राम डीपीएपी, डीडीपी और आईडब्ल्यूडीपी, ठीक है, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरुस्थली विकास कार्यक्रम और समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम को मिलाकर एक सम्मिलित करके, समेकित करके एक नया प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया, जिसको हम एकीकृत जल प्रबंधन कार्यक्रम के नाम से जानते हैं, इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट कार्यक्रम के नाम से जानते हैं। कब प्रारंभ हुआ, तो 26 फरवरी सन 2009 को प्रारंभ हुआ है। विशेष रूप से याद रखेंगे 26 फरवरी सन 2009 को, और इसके संबंध में दिशा निर्देश जो है वो 2008 को ही जारी कर दिया गया था। वैसे ये दिशा निर्देश 2001 से ही चले आ रहा था। इसके संबंध में जो है वो समय समय पर संशोधन हुए, 2003 में संशोधन हुए और उसके बाद 2008 में जो है वो IWMP के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया गया था, परंतु प्रोग्राम जो है वो 26 फरवरी 2009 को प्रारंभ किया गया। ठीक, तो ये था दोस्तों हमारा आज का क्लास। मेरे ख्याल से क्लास आपको बहुत ढंग से समझ में आया है, और ये हमने देखा एकीकृत जल प्रबंधन कार्यक्रम का इतिहास। ये कंटेंट निकालने में बहुत समय, बहुत मेहनत लगता है। आप यदि वीडियो देख रहे हैं, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और दोस्तों मेहनत को सफल बनाइए, आप अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए। चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।